अभिषेक जी, ये सीआरपीसी 340 आजकल बहुत चल रहा है, बहुत सुनने को आ रहा है, ये है क्या? सर 340 सीआरपीसी इसको फुल फॉर्म में बोला जाता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और अभी इसका सेक्शन चेंज हुआ है नए लॉ के अकॉर्डिंग। तो 379 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत सर एक ऐसा प्रावधान है जो कि एक डिफेंडेंट को या फिर किसी भी लिटिगेंट को एक राइट देता है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के समक्ष झूठ बोल रहा है और उसके आपके पास साक्ष्य हैं, तो आप 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन या 379 BNSS की एप्लीकेशन को माननीय अदालत में सबमिट करके आप ये बता सकते हो साक्ष्यों के साथ कि इसने जो अभी कथन दिया है, जो भी सबमिशन कोर्ट में दी है, वो सारी की सारी फॉल्ट है, उसके रिकॉर्ड मेरे पास। तो कोर्ट की ड्यूटी ये बनती है कि उस मेन आर्ग्यूमेंट से पहले आप एक एप्लीकेशन करें ताकि दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट में हो सके। इसलिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसी वजह से आपको पता है कि आजकल मैट्रिमोनियल मैटर्स की बाढ़ आई कोर्ट। महिलाएं कोर्ट जाती है मेंटेनेंस लेने के नाम पे असली और भाड़ा मारती है कुछ और कि पति ने मेरे को मारा, मेरे को पीटा, मेरा पति जो है मेडिकल केयर पे है। सभी केसेस में ज्यादातर सभी केसेस में यही आप सही बोल रहे हैं, लेकिन ये जो सारी चीजें जो लिखी जाती हैं अधिकतर मैटर्स में, वो सिर्फ मेंटेनेंस पाने के लिए दी जाती है। असली मुद्दा जो महिलाओं का जो होता है, जो कोर्ट जाने का, वो मेंटेनेंस या एलुमनाई जाने का होता है, क्योंकि 98% केसेस में जो वो आपके एलिगेशन जो कोर्ट में लेके जा रही है वो तो झूठे साबित हो नहीं, सारा केस जो है वो मेंटेनेंस। तो अब जो 340 सीआरपीसी या 379 BNSS की जो आप बात कर रहे हैं, अब ये क्या है? आप यही जानना चाह रहे हैं मेरे हिसाब से? बिल्कुल सर, क्या है कि मेंटेनेंस के मामले में हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, रिपोर्टेबल जजमेंट, जिसको हम लैंडमार्क जजमेंट के नाम जाना जाता है, रजनीश ने उसके अकॉर्डिंग ये सारा प्रोसीजर जो मेंटेनेंस का फॉलो होता है और होना भी चाहिए। उसके एंड मोमेंट पे हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति पति हो या पत्नी हो, इनकम एफिडेविट के मामले में अगर वो झूठ बोल रहे हैं, कंसील कर रहे हैं, जिसे लॉ की टेक्निकल भाषा में परजुरी बोला जाता है, अगर कर रहे हैं तो 340 के माध्यम से उस पर कार्रवाई की जाए। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा भेदभाव है। अगर परजुरी का मामला पति के साथ है तुरंत कार्रवाई, लेकिन वहीं दूसरी ओर परजुरी का मामला अगर पत्नी के साथ या महिला के साथ, तो वहां पे उसको लीवरेज दी जा रही है या उसको ढील दी। तो अभिषेक जी, इसमें जहां तक मेरी जानकारी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इस बारे में डायरेक्शन किसी जजमेंट के साथ दिया है कि अगर किसी केस में 340 का एप्लीकेशन डाला गया है तो सब केसों के पहले इसकी सुनवाई होगी और इसके डिसीजन के बाद ही दूसरे केसों को सुना जाएगा। होता है कोर्ट में कि हमें 340 अगर किसी ने 340 डाला है तो उसकी सुनवाई पहले हो रही है क्या? बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि अधिकतर केसों में न्यायपालिका इसका पालन नहीं कर पा रही है, और अभी यही देखने में आ रहा है कि महिला ने अगर 340 का केस किसी मामले में डाला है तो उसका तो तुरंत ही संज्ञान में जज ले लेते हैं और पुरुष के खिलाफ तो बहुत तेजी से कार्रवाई होती है। लेकिन अगर किसी पुरुष ने तो यही 340 का केस किसी महिला के अगेंस्ट डाला तो न्यायपालिका उसमें शिथिल हो जाती है और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, जब तक कि ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर न डाला जाए कि नहीं पहले आप इसको कंप्लीट। 340 है या BNS का 379, इसमें झूठ बोलने वालों को सजा का प्रावधान है? बिल्कुल, इसमें प्रावधान है झूठ बोलने का। देखिए, आपको समझना सर बहुत जरूरी है सर कि ये प्रावधान क्यों रखा गया। कोर्ट के समक्ष सत्य को लाना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोर्ट में आपने क्या बात दिया या आपने क्या जवाब दिया पार्टियों ने, वो महत्व नहीं करता है। महत्व क्या करता है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अगर उस प्रोसीडिंग को, उस प्रोसेस को 340 या 379 BNSS के माध्यम से जल्दी खत्म किया जा सकता है तो उसको पहले प्राथमिकता या फिर उसको पहले प्रायोरिटी दी जानी चाहिए और दी जाती है। जैसे कि आपको बताऊं, इसको क्या बोला गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सुरक्षा नागरिक सुरक्षा संहिता। तो सुरक्षा संहिता क्या बोलता है कि न्याय जो है दोनों के लिए बराबर है। तो सुरक्षा जो है पुरुष के लिए भी है, महिला के लिए भी है। जब सुरक्षा की बात आती है तो जिस सुरक्षा की पहली बात है तो उसकी पहले कार्रवाई सुनवाई होनी चाहिए। ये न्यायपालिका के लिए भी तो सही है। जो केस के लिए आप 5 साल 6 साल 10 साल लगा रहे हो,
जब पहले ही आपको पता चला जाए केस के 2 महीने 4 महीने में कि यह झूठा एप्लीकेशन आया है और उस बारे में ही डायरेक्शन ये डिसीजन हो जाए, तो फिर वो केस आगे चलेगा ही नहीं। तो ये जो मामले लंबित इतने पड़े हुए हैं, इसमें भारी संख्या में कमी आएगी। इस बारे में तो न्यायपालिका को भी सोचना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये भेदभाव किया जा रहा है। ये 340 सीआरपीसी या नए वाले में कहें तो 379 भारतीय नागरिक सुरक्षा, तो ये भेदभाव किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। इसको बारे में न्यायपालिका को सोचना पड़ेगा। आप लोगों के हिसाब से न्यायपालिका को आप लोग क्या एक सजेशन देना चाहेंगे माननीय न्यायाधीशों को, माननीय न्यायालयों को, या अपनी तरफ से क्या डिमांड रखना चाहेंगे जिससे कि ये चीज जो है गलत वर्डिक्ट ना आए? क्योंकि बहुत कई सालों से देखा जाता है कि न्याय की जो देवी है उसके हाथ में तराजू और हाथ पे काली पट्टी है। तो क्या वो काली पट्टी हट रही है कि न्यायालय ये कहता है, कानून हमारा ये कहता है कि 2 गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं हो रही? क्या ये चीजें हो रही है? सर इसमें 2 बातें हैं मैं बताना चाहूँगा आपको। पहली बात, बिल्कुल दिखाने के लिए हमारी न्याय की देवी से पट्टी और हाथ से तलवार तो छीन ली गई, लेकिन ये सिर्फ अभी देखा जा रहा है कि सिर्फ ये दिखावे की तौर पे ही हुआ है। बाकी जो चीजें जो चल रही हैं, अब न्याय की देवी पहले कहा जाता था कि देख नहीं पा रही, ठीक है, तो उनके पास एक एक्सक्यूज, अब तो सब देख भी पा रही हैं और तलवार नहीं होने के बावजूद भी उनके जो हाथ है उनको तलवार कर दिया गया। अब सर ये कहावत जिसने बनाई कि 100 गुनहगार भले ही छूट जाए लेकिन एक जो बेगुनाह है वो नहीं छूटना चाहिए। सर इस मामले में अब जो निर्दोष आदमी है ना वो ही गुनहगार बना जाए, गुनहगार तो छूटा ही जा रहा है। अब तो न्याय इस कहावत जो भी कथा ये जिसने भी बनाई है, इस कथा के अनुसार तो अब जो गुनहगार है वो तो बाहर ही है, लेकिन अब जो बेगुनाह है वो गुनहगार की श्रेणी में आ चुका है। सर ये निर्णय कौन करेगा कि कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह है? यह निर्णय न्यायपालिका करनी है। और न्यायपालिका अगर किसी पक्ष में या विपक्ष में अपने मतानुसार ये कह दे कि अपनी धारणा बना दे कि एक्स कह रहा है तो ये सही कह रही होगी, अगर ये पुरुष है इसके बारे में पूरी पड़ताल करो, तो हो सकता है ये झूठ बोल रहा होगा, तो ये तो अपने आप में गलत है ना। हमारी जो सोच है, हमारे ग्रुप की जो सोच है, नर हो या हो नारी, जो करे गलत है उसकी सजा का अधिकारी। तो जो गलती कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि पुरुष सारे सही कर रहे, पुरुष भी गलती करते, उनको भी आप सजा दो, लेकिन जो नारियां गलत कर रही है आप उनके प्रति इतनी लिबरल क्यों न्यायपालिका हो रही है? आप उनको भी उसी तरह से सजा दो जैसे आप पुरुषों के प्रति होते। सजा तो दोनों के लिए सही है। जो गुनाह है, जो आप मेल के लिए सजा निर्धारित करते हो, वही फीमेल के लिए भी वही सजा निर्धारित है, कानून में वही है, तो उसको देने में आपको इतनी दिक्कत क्यों होती? न्यायपालिका का मतलब है न्याय का पालन करना। हम बस यही सजेशन है कि न्याय का पालन हो, कानून का पालन हो। जो प्रावधान पुरुषों के लिए वही प्रावधान महिलाओं के लिए रखें, जो प्रावधान पति के लिए वही प्रावधान आप है ना महिलाओं पतियों के लिए रखें। इसमें कोई भेदभाव ना हो। जो झूठ बोल रहा है और उसको वो सजा का अगर अधिकारी है तो उसको सजा मिले और बराबर से अधिकार। अगर एक कानून के लूज पॉइंट के कारण सजा से बच जाती है और क्योंकि वो गलत होते भी सजा से बच जाती है, इससे 5 महिलाओं को बढ़ावा मिलता है कि हम भी बच जाएंगे अपने परिवार को बर्बाद करने। तो यह क्या न्यायपालिका परिवार को बर्बाद करना चाह रही है? भारतीय परिवार व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद करना चाह रही है? आप गलत महिलाओं का समर्थन दे करके तो आप पूरी तरह से कोलैप्स परिवार व्यवस्था ही खत्म कर दोगे। आप महिलाओं का पारिवारिक भी छोड़ दीजिए, अगर महिलाओं और पुरुषों का भेदभाव भी खत्म करते, कल अगर आपको ये पता चल जाता है कि भाई जिस कानून के डर की वजह से हम वहाँ पे असत्य नहीं बोल सकते, हमें नहीं बोलना चाहिए, और ये पता चल जाए कि भाई उसका डर ही नहीं है हमारे पास, तो लोग तो असत्य ही बोलेंगे कोर्ट में जाके। और जो बेचारा जो बेगुनाह है वो सत्य को लाने के लिए प्रयास करता रहेगा, और जो झूठ बोलने वाला है वहाँ पे जाके खिल्ली उड़ाएगा कि भाई मैंने तो असत्य बोल दिया, तुम सत्य प्रूफ करते रहो। कहाँ से करेगा? वास्तविकता यही है कि आज की महिलाएं कोर्ट से नहीं डर रही है और आज का पुरुष हर जगह से डर रहा है, और इसलिए उसे हर जगह से बिना गलती के भी हर जगह से उसको हारना ही पड़ रहा है। और एक महिला जो है उसको अपने आप को उसे पता है कि मैं कितना भी गलत कर लूं, एक 4 फीट की महिला 7 फीट के आदमी को उछल के थप्पड़ मार रही है। उसको पता है कि एक बार भी मुझे मारेगा तो मैं गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन इतना भी जान रही है कि मुझे मारेगा नहीं, इसलिए कि मेरे साथ कानून है, मेरे साथ पुलिस है। पुलिस वालों तक को मारते का वीडियो में कितना देखता हूँ कि जो दुबली पतली सिकली सी लड़की पुलिस वालों को मार रही है। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं। क्यों?
ये न्यायपालिका ने यह बना दिया है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम कुछ भी करते रहो, तो ये तो आप बढ़ावा दे रहे हो। और यही भेदभाव जो है प्रताड़ना का कारण है। तो इसका मतलब यानी जो आप लोग बता रहे हैं कि हम BLS 379 के अंदर जो है एक तरीके से सारी जिम्मेवारी पुरुष की आ गई कि हमें उस चीज को क्लियर करना है, यानी एप्लीकेशन अगर पति ने लगाया है या महिला ने लगाया है तो वो क्लियर करे या ना करे, उसके एविडेंस दे या ना दे, लेकिन अपने आप को सही साबित और सच्चा साबित करने के लिए पुरुष ही उस चीज को सारे एविडेंस इकट्ठा करेगा कि हमें न्यायालय में पेश करेगा, माननीय न्यायालय में पेश करेगा कि मैं सही हूँ, सच्चा हूँ।